हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को इंटरनेशनल बिजनेस का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर समझाने जा रहा हूं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊँगा WTO का मतलब क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और गैट क्या होता है। ठीक है, तो गैट का मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो WTO का मतलब क्या होता है वो आपको मैं समझा देता हूँ। WTO बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना। कई सारे देशों के बीच में, मैनी कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड को इजीली रेगुलेट करना और फैसिलिटेट करना, ये काम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको बनाया गया था 1 जनवरी 1995 के अंदर इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में और इसके अंदर 164 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इसको जो है गैट को रिप्लेस करने के मकसद से बनाया गया। मतलब गैट को रिप्लेस करके WTO को लाया गया। और गैट कब बना था, जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड, ये कब बना था 1 जनवरी 1948 के अंदर ये बना था। और इसको रिप्लेस करने के मकसद से वो WTO को बनाया गया। अब WTO की हिस्ट्री क्या होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद क्या था और इसकी हिस्ट्री क्या है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सितंबर 1929 के अंदर एक अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था बहुत बड़ा। जिससे क्या हुआ, कई सारी कंट्रीज़ जो है आपस में कनेक्टेड होती हैं, आपको पता होगा। जिससे अगर एक कंट्री के अंदर डिप्रेशन आता है, स्टॉक मार्केट क्रैश आता है, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी सारी कंट्रीज़ में पड़ता है क्योंकि सारी कंट्रीज़ कनेक्टेड हैं। जिससे क्या हुआ, एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। इकोनॉमिक डिप्रेशन आने की वजह से क्या हुआ, आप जो आपस में कई सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी क्या होती है, इसमें क्या होता है, कंट्री इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ा देती है और एक्सपोर्ट टैरिफ को घटा देती है। मतलब एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी देती है और अगर दूसरे देश से सामान ख़रीदा जाएगा तो उसमें ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। जिससे क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड जो हो गया ना वो बहुत ज़्यादा रुक गया, उसमें डिक्लाइन आ गया इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में। 40 to 60% इंटरनेशनल ट्रेड में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आ गया ये 1929 के टाइम पे। और इसको रोकने के लिए फिर क्या हुआ, 1948 के अंदर 1940 इसका बहुत लंबा इम्पैक्ट पड़ा था। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने गैट को बनाया। क्या बनाया, गैट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को बनाया, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड को इजीली फैसिलिटेट और रेगुलेट कराया जा सके। इस गैट का जो मेंबर था वो इंडिया भी था। 1948 के अंदर इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मेंबर था गैट का। ठीक है, अब गैट में कुछ कमियां थी, कुछ डेफिशिएंसीज थी जिसको WTO पूरा कर सकता था। इसलिए WTO को बनाया गया 1995 के अंदर और इसको रिप्लेस कर दिया गया, गैट को रिप्लेस कर दिया गया किससे, WTO से। अब मेन फीचर्स क्या होते हैं WTO के, सबसे पहला फीचर है ये प्रमोट करता है मल्टीलैटरल ट्रेड अमंग मैनी नेशंस। इससे क्या होता है, काफ़ी सारे देशों के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत इजीली होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है WTO का कि इम्प्लीमेंट वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट। न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट लाया गया इसके बाद। मतलब पहले तो था एक गैट जो था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको रिप्लेस करके WTO को लाया गया। तो सबसे पहला मेन मोटिव तो यह था। और सेकंड था इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना। थर्ड था वर्ल्ड ट्रेड को बेनिफिट, जिस वर्ल्ड ट्रेड बढ़ाए, जिससे क्या होगा, जितने भी मेंबर्स हैं ना, जितने भी मेंबर्स हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको फ़ायदा हो। टू रिमूव ऑल हर्डल्स फॉर डेवलपिंग ओपन वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं इंटरनेशनल ट्रेड में उसको रोकना, उसको हटाना, जिससे क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो कंट्रीज़ के बीच में। कंट्रीज़ में क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वहाँ पे डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। इसके लिए WTO को बनाया गया। टू एनहेंस कंपटीशन अमंग ऑल मेंबर, सारे के सारे देशों के बीच में एक कंपटीशन हो ग्रोथ को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। पॉजिटिव वे में कंपटीशन हो, नेगेटिव वे में नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कंपनीज़ का इजीली ग्रोथ होगा। तो WTO का बनाया गया टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू रेज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगाई जाएंगी और फैक्ट्रीज़ के लगने की वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा।
सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है टू एनहेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन दिस अर्थ, मतलब जितने भी लोग हमारे इस प्लेनेट के अंदर हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए, उनके पास पैसा आ जाए और वो अपना खर्च कर सकें उस पैसे को। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे डब्ल्यू को बनाने के। अब डब्ल्यू का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया के अंदर, वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। शॉर्ट में मतलब कि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसके फेवरेबल इम्पैक्ट और अनफेवरेबल इम्पैक्ट क्या थे डब्ल्यू के, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गैट का मेंबर इंडिया जो था बहुत पहले से था, और गैट का मेंबर, लेकिन गैट को जब बदला गया तो गैट को बदल के डब्ल्यू बना दिया गया। ठीक है, और जब डब्ल्यू बना, डब्ल्यू का मेंबर कब बना इंडिया, 1 जनवरी 1995 में। जब डब्ल्यू को बनाया गया तभी से ही इंडिया उसका मेंबर था, और ये एक इम्पॉर्टेंट मेंबर था। ठीक है, अब डब्ल्यू में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। मतलब इंडिया को जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होता था तो यहाँ पे डब्ल्यू ने एक मेजर रोल प्ले किया है। अब इसका एक फेवरेबल इम्पैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। कुछ फेवरेबल इम्पैक्ट हैं, कुछ नॉन फेवरेबल इम्पैक्ट हैं। पहला है फेवरेबल इम्पैक्ट का, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट अर्निंग। एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कर रहे थे हम, वीट का, और क्या कहते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो थे ना, वीट राइस हो गया, इनका एक्सपोर्ट कर रहे थे दूसरे देशों में। ग्रोथ इन मर्चेंडाइज, कुछ मशीन्स जो थी, छोटी मोटी मशीन्स जो थी, उनका एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, और सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी कर रहे थे हम। ठीक है, मर्चेंडाइज का मतलब यहाँ पे गुड्स से रिलेटेड है, जो गुड्स हमारे देश में कुछ प्रोड्यूस हो रहे थे ना, उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। लो टैरिफ बैरियर्स, लो टैरिफ बैरियर मतलब दूसरे देश जो थे वो अपने देश के अंदर सामान इंपोर्ट करने के लिए कम टैरिफ लगाते थे बिकॉज ऑफ डब्ल्यू ने कहा था कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हो तो इंपोर्ट टैरिफ को थोड़ा कम करना होगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ डब्ल्यू की वजह से, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ा और ग्लोबल इकोनॉमी में इफेक्ट आया। इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के पास बढ़ गया, फॉरेन रिजर्व बढ़ गया इंडिया के पास। ट्रांसफ़र एंड एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब दूसरे देश की टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, उनके पास एडवांस मशीन्स थी, एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिसको हम अपने देश में इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते थे। ठीक है, अब अनफेवरेबल इम्पैक्ट्स भी हुए इससे, और काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल इम्पैक्ट्स भी थे। पहला था सबसे पहले ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हम ट्रिप्स भी कह सकते हैं। और ट्रिप्स का मतलब क्या था, ये एग्रीमेंट जो था बनाया गया था पेटेंट्स रिलेटेड, मतलब इंडिया के अंदर किसी चीज़ का पेटेंट होता है ना, तो उसके लिए भी डब्ल्यू के पास जाना पड़ता था। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया के अंदर पेटेंट कराना पड़ता था तो उसके लिए भी डब्ल्यू से कुछ बात करनी पड़ती थी। नेक्स्ट है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ये एक इम्पॉर्टेंट, ये कुछ जो थे डिमेरिट्स थे, विच आर द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक रेगुलेशंस ऑफ अ कंट्री अप्लाइज टू फॉरेन इन्वेस्टर, दिस रूल रेस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ऑफ डोमेस्टिक फर्म। इससे क्या होता था, जो डोमेस्टिक कंट्री के फर्म्स जो है ना, उनको ग्रोथ करने का इतना मौका नहीं मिलता था यहाँ पे, क्योंकि उनको सब्सिडी कम दे, उनको जो सब्सिडी जो थी वो हमारे देश नहीं दे पाता था, क्योंकि जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं अगर उनको सब्सिडी दे देंगे तो फॉरेन कंट्री की जो फर्म्स हैं उनको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या होता था, यहाँ पे डोमेस्टिक फर्म्स को नुकसान होता था। नेक्स्ट है गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, गेट्स द ग्रोइंग सर्विस सेक्टर नाउ हैव टू कम्पीट इन जाइंट फॉरेन फर्म्स। अब हमारे देश के जो कुछ सर्विस सेक्टर्स जो थे ना, उनको फॉरेन फर्म से कंपटीशन करना था। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी डब्ल्यू की वजह से भी, क्योंकि अगर दूसरे देश की कंपनीज हमारे देश के अंदर आएंगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, और जो डोमेस्टिक कंपनीज है ना उनके लिए बहुत कंपटीशन होगा। तो कुछ नुकसान भी थे, कुछ नुकसान थे और कुछ फ़ायदे थे। मैंने आपको डब्ल्यू के इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट बता दिए और इसके फीचर्स बता दिए और डब्ल्यू की हिस्ट्री बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि गैट क्या होता है, डीपली एक्सप्लेन करके, कि गैट बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ है ना, गैट बना कैसे और ये होता क्या है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो गैट है वो एक लीगल एग्रीमेंट है, ये एक लीगल एग्रीमेंट है। डब्ल्यूटीओ जो था वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी
और ये एक लीगल एग्रीमेंट है गैट, जो कई सारे देशों के बीच में हुआ था फॉर द पर्पस टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेट ट्रेड बैरियर सच एज टैरिफ और ट्रेड। देखो इसका मतलब बेसिकली यही है कि एक एग्रीमेंट किया गया था कई सारे देशों के बीच में, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दे सके, और जो ट्रेड के ऊपर जो टैरिफ्स लगते हैं, कई हैवीली जो ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी हो गया, काफ़ी सारे तरह के जो टैक्स लगते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए गैट को बनाया गया था। तो ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है और WTO ऑर्गेनाइजेशन है। और एग्रीमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक अपना एक स्टाफ होता है, ऑर्गेनाइजेशन का खुद की एक बिल्डिंग होती है, लेकिन गैट की खुद की कोई बिल्डिंग नहीं है। अगर आप देखोगे तो WTO जो है उसकी खुद की एक बिल्डिंग है, जो कि हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं। हेडक्वार्टर वो कहाँ है? जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर WTO का खुद का एक हेडक्वार्टर है, लेकिन गैट का कोई हेडक्वार्टर नहीं था। उसकी जो मीटिंग्स होती थी वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होती थी, अकॉर्डिंग टू दे डिसाइडेड अपॉन विच कंट्री दे विल अटेंड द मीटिंग। मतलब किस कंट्री के अंदर जो मीटिंग होगी वो पहले से डिसाइड कर लेते थे, और उसके बाद वहाँ पे मीटिंग होती थी गैट की। तो ये बेसिकली सिर्फ एक एग्रीमेंट था, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ठीक है। और इसकी सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1944 में हुई थी, जिसमें ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए कहा गया था। मैं आपको बता दूं, ये जो है गैट, ये कब बना था? ये बना था 1948 के अंदर। लेकिन इसको जो है ये नहीं बनाना चाहते थे जो कंट्रीज थी, वो जो है ITO को बनाना चाहते थे, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। मगर अमेरिका ने कुछ कहा ही नहीं ITO के बारे में। अमेरिका ने अपना अप्रूवल नहीं दिया इसको बनाने के लिए, जिससे उन्होंने ITO का जो प्लान था उसको कैंसिल कर दिया और गैट को बनाया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये बस एक एग्रीमेंट था, जिस वजह से गैट को बनाया गया, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दे सके। गैट वॉज साइन बाय 23 नेशन। गैट को 23 नेशन ने साइन किया था इन जिनीवा ऑन अक्टूबर 30, 1947। 1947 में गैट में जो मेंबर्स थे उन्होंने साइन किया, और पूरी तरीके से जो गैट था वो 1 जनवरी 1948 से चालू हुआ। जो फॉर्मेशन थी उसकी थोड़ी बहुत, वो तो 1947 से चालू हो गई थी, लेकिन पूरी तरीके से जो उसका वर्क था वो चालू हुआ 1 जनवरी 1948 से, एंड टुक प्लेस ऑन जनवरी 1940। ये जो आप देख पा रहे होंगे, गैट वॉज एप्लीकेबल ऑन मर्चेंडाइज गुड्स। गैट जो था मर्चेंडाइज गुड्स पे ही सिर्फ एप्लीकेबल था, मतलब कुछ गुड्स पे, लेकिन इसमें जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं आते थे। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका एक फैक्टर था, जिससे इसका ये डिसएडवांटेज था गैट का, क्योंकि इसके अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं इंक्लूड होते थे। और इंडिया जो था उस टाइम पे एग्रीकल्चरल कंट्री था, क्योंकि यहाँ पे 70% लोग जो थे एग्रीकल्चर करते थे। तो इससे जो है इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि गैट के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं थे, सिर्फ मर्चेंडाइज गुड्स इंक्लूड थे। और मर्चेंडाइज गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोप कंट्रीज थी, डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनके यहाँ मिलता था, ठीक है। तो इससे जो है उन कंट्रीज़ को फ़ायदा हुआ, हमें नुकसान हुआ। लेकिन गैट को रिप्लेस करके WTO को लाया गया 1995 के अंदर। अब मैं आपको मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, मैंने आपको गैट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिमिलर हैं WTO से। जो गैट के जो ऑब्जेक्टिव है ना वो सिमिलर हैं WTO के ऑब्जेक्टिव से, लेकिन इसका जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ, गैट का और WTO का। जो पहला डिफरेंस है गैट का और WTO का, वो है गैट की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गैट एक लीगल एग्रीमेंट था और WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें गैट के अंदर कई सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और WTO के अंदर भी कई सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन है। मेन ऑब्जेक्टिव गैट का क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड को मजबूत करना और बढ़ाना। और WTO का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? गैट को रिप्लेस करना और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना। अब जो गैट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको वो तो बता दिया, लेकिन इट हैज़ नो परमानेंट स्ट्रक्चर। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं था, इसका कोई फ्रेमवर्क नहीं था परमानेंट। लेकिन जो WTO है उसका परमानेंट स्ट्रक्चर है, हेडक्वार्टर है, फ्रेमवर्क है। हेडक्वार्टर जिनीवा में है, फ्रेमवर्क भी है और स्ट्रक्चर भी है। अब जो है जो रूल्स थे गैट के काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे, और लेकिन WTO के जो रूल्स हैं काफ़ी ज़्यादा रिजिड हैं, स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं, मतलब उनको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और जो गैट है
उसके रूल्स जो थे वो ट्रेड ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स पे एप्लीकेबल थे, ठीक है। जो मर्चेंडाइज गुड्स थे ना सिर्फ उन्हीं पे एप्लीकेबल थे, सर्विस जो थी उसमें ये जो एप्लीकेबल नहीं थे, सर्विसेज पे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। लेकिन WTO जो है सर्विसेज पे भी जो है इंक्लूडेड है। जो ट्रेड ऑफ सर्विसेज जानते होंगे आप, हमारे देश की सर्विस कई दूसरे देश लेते हैं, दूसरे देश की सर्विस हम लेते हैं, तो ये जो सर्विस पे टैक्स जो लगता है इसको रेगुलेट करने के लिए भी WTO काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। लेकिन उस टाइम पे गैट का कोई इसमें वर्क नहीं था। मैंने आपको पूरा का पूरा WTO गैट समझा दिया है। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, इसके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।